नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का इतिहास हम पढ़ रहे थे और उसमें कछवाहा वंश हमने प्रारंभ कर दिया था और मानसिंह कछवाहा पर हम आ गए थे। मानसिंह कछवाहा में भी हमने देखा था कि अकबर ने उनको बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया था 1587 में, और 1589 में उनके पिता भगवंत दास की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद पटना में ही उनका प्रथम राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद आमेर में उनका दूसरा राज्याभिषेक हुआ, जिसमें अकबर भी उपस्थित हुए और अकबर ने 5000 का मनसब मानसिंह कछवाहा को दिया, राजा की उपाधि दी और कालांतर में फरजंद की उपाधि और 7000 का मनसब मानसिंह को दिया। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। उससे ठीक आगे का इतिहास अब हम पढ़ेंगे, जिसमें मानसिंह कछवाहा एक शासक के रूप में रहेंगे। ठीक है, अब से पहले तो मानसिंह कछवाहा हमने देखे राजकुमार के रूप में थे। ठीक है, तो मैं हेडिंग डालता हूँ मानसिंह कछवाहा एक शासक के रूप में। ठीक है, और हम आगे का इतिहास पढ़ते हैं। सॉरी, तो आप हेडिंग डाल दीजिए, मैं भी हेडिंग डाल देता हूँ मानसिंह कछवाहा एक शासक के रूप में। ठीक है, मानसिंह कछवाहा एक शासक के रूप में। ठीक है, एक शासक के रूप में। ठीक है, मानसिंह कछवाहा एक शासक के रूप में। अब इस समय शासक के रूप में अकबर का काल था। अकबर के समय भी शासक के रूप में सेवा देगा और जहांगीर के समय में भी ये शासक के रूप में अपनी सेवा मुगलों को देगा। कौन? मानसिंह कछवाहा। तो शासक के रूप में इसकी पहली जो सूबेदारी थी या पहला जो कार्य था वो था बिहार की दूसरी सूबेदारी दी गई थी। बिहार की दूसरी सूबेदारी दी गई 1590 में। 1590 से और 1594 के बीच में बिहार की दूसरी सूबेदारी के रूप में अकबर ने मानसिंह कछवाहा को नियुक्त किया। देखियो, मैं हेडिंग डाल देता हूं और फिर क्या कहानी है उसकी वो मैं आपको बोल के सुनाऊंगा। फिर हम आगे का पूरा फिर उस बात को हम जो है लिपिबद्ध कर देंगे। ठीक है, तो शासक के रूप में हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि सॉरी, बिहार की दूसरी सूबेदारी है ना, दूसरी सूबेदारी। ठीक है, और शासक के रूप में इसकी पहली सूबेदारी है ये। ठीक है, ध्यान रखना, इस प्रकार का सवाल एग्जाम में अक्सर बन जाता है कि मानसिंह कछवाहा को शासक के रूप में पहली सूबेदारी कहाँ मिली, तो बिहार में मिली है ना। कब मिली? 1590 में मिली। ठीक है, जबकि ऐसा पूछा जा सकता है कि बिहार की पहली सूबेदारी कब मिली, तो 1587 में मिली। लेकिन उस समय मानसिंह कछवाहा क्या थे? केवल राजकुमार थे, है ना, शासक नहीं थे। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, इस प्रकार से सवाल बन सकता है। दरअसल अकबर ने यहाँ बिहार की दूसरी सूबेदारी के रूप में क्यों नियुक्त किया मानसिंह कछवाहा को, उसके पीछे रीजन ये था कि यहाँ पे जो अफगानी थे वो लगातार विद्रोह कर रहे थे, जिसमें नासिर खां और कुतलू खां का नाम बड़ा नाम मिलता है। ये अफगान सरदार थे जो यहाँ पे लगातार विद्रोह कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ पे मैं बताऊँ, गिद्धौर का एक पूर्णमल शासक था और सॉरी, खड़गपुर का शासक संग्राम सिंह था। ये भी यहाँ पे लगातार विद्रोह कर रहे थे। तो इनके विद्रोह को पूर्ण रूप से शांत करता है हमारे मानसिंह कछवाहा। उसके बाद जो है उड़ीसा का एक खुर्दा क्षेत्र था, उड़ीसा का खुर्दा क्षेत्र, वहाँ का शासक था शाहमल बेग। शाहमल बेग नहीं था, सॉरी, वहाँ का शासक था रामचंद्र, जमींदार था। रामचंद्र के ऊपर भी जब ये मानसिंह अभियान करने जाता है तो रामचंद्र अधीनता स्वीकार लेता है मानसिंह कछवाहा की और अपनी पुत्री सॉरी, अपनी पुत्री अक्षा देवी का विवाह मानसिंह कछवाहा के साथ कर देता है। तो इस प्रकार से मानसिंह बिहार वाले क्षेत्र में और पूर्ण रूप से शांति स्थापित कर देता है करीब 1594 तक आते आते। तो 1594 में अकबर मानसिंह का एक भव्य स्वागत करता है बंगाल में।
है ना, बंगाल में भव्य स्वागत करता है। तो इस प्रकार से ये बिहार की जो दूसरी सूबेदारी थी, शासक के रूप में मानसिंह की पहली सूबेदारी थी 1590 से और 1594 के बीच में रही, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और इसकी ये सारी बातें जो जो भी बातें थी वो मैंने आपको बोल के सुनाई। अब मैं उन सारी बातों को यहाँ पे लिख देता हूँ, लिपिबद्ध कर देता हूँ, फिर हम आगे की बात जो है वो करेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं हम। मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ लिखना। अकबर ने मानसिंह कछवाहा को मानसिंह कछवाहा को 1590 में, ईस्वी है ये ना, 1590 ईस्वी में 1590 ईस्वी में बिहार की दूसरी बार सूबेदारी सौंपी। ठीक है, बिहार की दूसरी बार सूबेदारी सौंपी। मानसिंह की शासक के रूप में यह पहली सूबेदारी थी, है ना। वहीं मानसिंह की शासक के रूप में पहली सूबेदारी थी। ठीक है, जबकि देखो शासक के रूप में तो पहली थी, जबकि सीधा सवाल ये आया एग्जाम में कि मानसिंह कछवाहा को पहली सूबेदारी कब मिली, तो 1581 में मिली। कहाँ की मिली? काबुल की मिली। ठीक है, लेकिन सवाल ये पूछे कि मानसिंह कछवाहा को शासक के रूप में पहली सूबेदारी कब मिली, तो 1590 में मिली। कहाँ की मिली? बिहार की मिली। जबकि ये जो बिहार की सूबेदारी थी वो कौन से नंबर की थी? वैसे ओवरऑल दूसरे नंबर की सूबेदारी थी, क्योंकि उससे पहले 1587 में मानसिंह कछवाहा को बिहार की सूबेदारी मिल चुकी थी, लेकिन यह दूसरी सूबेदारी थी। शासक के रूप में पहली और ओवरऑल दूसरी सूबेदारी थी। ठीक है, ओवरऑल मतलब बिहार की दूसरी। वैसे तो इसको पहले काबुल की सूबेदारी मिल चुकी थी, फिर बिहार की मिली, और ये फिर पुनः बिहार की मिली। ठीक है, तो ये बात थी। इसके पीछे क्या उद्देश्य था, देखिए हम लिखेंगे कि यहाँ पर नासिर खां व कतलू खां नामक अफगान सरदारों के विद्रोह हो रहे थे। नामक अफगान सरदारों के विद्रोह को शांत किया। सरदारों के विद्रोह को मानसिंह ने शांत किया। ठीक है, ऐसा सवाल पूछ लेते हैं कि यहाँ पे जो विद्रोह किया था वो किन्होंने किया था, तो आपको ध्यान रखना है नासिर खां और जो है कतलू खां ने यहाँ पे ये विद्रोह शांत किया था। ठीक है, तो ये बात आपको बढ़िया तरीके से याद रखनी है। ठीक है, ये दोनों नाम ध्यान रखने हैं। ठीक है ना। सॉरी। इसके अलावा गिद्धौर के शासक पूरणमल थे और खड़गपुर के जो शासक थे संग्राम सिंह, उनको भी यहाँ पे पराजित किया था। शासक तो क्या थे, वो एक तरीके से जमींदार थे, है ना। हम लिखेंगे दूसरा, गिद्धौर के पूरणमल व खड़गपुर के संग्राम सिंह को मानसिंह कछवाहा ने
पराजित किया, पराजित किया। ठीक है सॉरी। तो एक बात ये भी हो गई इसमें शामिल। ठीक है, इसके अलावा मान सिंह ने जो रामचंद्र थे, उड़ीसा के खुर्दा क्षेत्र के जमींदार थे रामचंद्र, उन्होंने तो इनकी अधीनता ही स्वीकार कर ली थी, है ना। और जो है अपनी पुत्री अक्षा देवी का विवाह भी मान सिंह के साथ किया था। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा उड़ीसा के खुर्दा क्षेत्र, उड़ीसा के खुर्दा क्षेत्र के जमींदार, उड़ीसा के खुर्दा क्षेत्र के जमींदार रामचंद्र ने मानसिंह की अधीनता स्वीकार की तथा अपनी पुत्री सॉरी अक्षा देवी का विवाह मान सिंह के साथ किया, मान सिंह के साथ किया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मान सिंह ने और इस पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी भारत में, बिहार वाले क्षेत्र में पूर्ण रूप से शांति स्थापित की। ठीक है, इसके अलावा देखो इसमें ऐसा नहीं है कि पूरी सफलता मान सिंह को ही मिलती गई। हिम्मत सिंह, दुर्जन सिंह और जगत सिंह तीन पुत्र थे मान सिंह के। वो तीनों पुत्रों को खो दिया था अफगानियों के विरुद्ध मान सिंह ने। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तीन पुत्रों को खोने के बाद भी कोई बंदा लड़ रहा है तो कितनी स्वामी भक्ति उसके अंदर रही होगी और जीत की भूख कितनी रही होगी। मतलब कितना महत्वाकांक्षी वो होगा जिसने अपने तीन पुत्रों को खोया हो, फिर भी वो लड़ रहा हो और जीत रहा हो। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी, एक बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। मान सिंह ने अफगानियों के विरुद्ध लड़ते हुए अपने तीन पुत्रों को खोया, अपने तीन पुत्रों को खोया। तीन पुत्र कौन कौन थे? सॉरी, ज्येष्ठ पुत्र था जगत सिंह, है ना। इसके अलावा एक था दुर्जन सिंह और एक था हिम्मत सिंह। ठीक है, इन तीन पुत्रों को खोया था और फिर भी लड़ रहा था। कितनी बड़ी बात थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, हम तो यदि हमारे बच्चे बीमार भी हो जाएं तो हमारी नौकरी छोड़ के चले जाते हैं, क्लासें बंद कर देते हैं, लेकिन वहाँ अपने तीन बच्चों को खो रहा है, फिर भी अपने राज्य वापस नहीं लौट रहा, अपने परिवार वापस नहीं लौट रहा और युद्ध पे युद्ध किए जा रहा है। कितनी स्वामी भक्ति रही होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना। तो इन सारी विजयों के खातिर अकबर ने मान सिंह का भव्य स्वागत किया। अब हम लिखेंगे उक्त विजयों के कारण अकबर ने मान सिंह का लाहौर में भव्य स्वागत किया,
भव्य स्वागत किया। मैंने, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अभी जब कहानी बोल के सुनाई थी तो शायद लाहौर की जगह मैंने बोला था बंगाल में मानसिंह का स्वागत किया गया था। बंगाल में नहीं किया गया था, कहाँ किया गया था? लाहौर में किया गया था। ठीक है, उसको आपने यदि सुना हो, याद हो तो उसको आप डिलीट मारना और लाहौर याद रखना। ठीक है, क्या याद रखना है? लाहौर याद रखना है। लाहौर में स्वागत किया था क्योंकि लाहौर इनकी राजधानी रही हुई थी अकबर की। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। देखो विद्यार्थियों, एक दुर्गेश नंदिनी नामक एक नाटक लिखा गया था, मैं आपको बता दूं, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। वो नाटक इस जगत सिंह की प्रेम कथा का वर्णन करता है। जगत सिंह एक शासक थे, वीरेंद्र सिंह की पुत्री थी तिलोत्तमा, उन दोनों की प्रेम कहानी है उसमें। लेकिन जो अफ़गानी थे वो जगत सिंह को कैद करके ले जाते हैं, मगर कतलू खां की पुत्री थी आयशा, वो जगत सिंह को अफ़गानियों की चंगुल से छुड़ाती है और पुनः जो इसको आज़ाद करवाती है। लेकिन उस दरमियान आयशा भी इससे प्रेम करने लगती है जगत सिंह से। तो वो कहानी आपको दुर्गेश नंदिनी जो नाटक लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने, उसमें देखने को मिलती है। ठीक है, कई बार इस प्रकार का सवाल पूछ लिया जाता है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने दुर्गेश नंदिनी नाटक लिखा। ठीक है, दुर्गेश नंदिनी नाटक लिखा जिसमें जगत सिंह तिलोत्तमा व आयशा की प्रेम कहानी मिलती है, ठीक है, तो कभी मौका मिले तो ज़रूर पढ़ना। बड़ी शानदार लव स्टोरी है ये। आजकल की फिल्मों में इस प्रकार की कहानी देखने को मिलती है ना। तो ठीक है, ये बिहार की जो दूसरी सूबेदारी थी, ये लगभग 1594 तक की घटना है ना। 1594 में ये स्वागत किया था इस ये ना, ये भव्य स्वागत जो किया, कब किया? 1594 में किया। तो ठीक है, ये 1590 से और 94 तक की कहानी है, 1590 से 1594 तक। ठीक है, तो अब इसके बाद बंगाल की सूबेदारी दी जाएगी इसको, है ना। बंगाल की सूबेदारी दी जाएगी। मैं बता दूं आपको, बंगाल की सूबेदारी 3 बार मिलेगी मानसिंह को। 2 बार देंगे अकबर और 1 बार देगा अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर। ठीक है, तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं और फिर हम लिखते हैं बंगाल की सूबेदारी के बारे में। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने इसको उतार लिया होगा। ठीक है, बंगाल की सूबेदारी में 3 बार मिलेगी। एक बार 1594 से 98 तक की रहेगी। दोबारा जो देंगे वो अकबर ही देंगे, वो देंगे इनको 1601 से 1605 तक के लिए। ठीक है, और तीसरी बार जो बंगाल की सूबेदारी मिलेगी वो मिलेगी जहांगीर के द्वारा, जो मिलेगी 1605-6 में। लेकिन तीसरी जो सूबेदारी रहेगी मानसिंह की, उसमें मानसिंह पूर्ण रूप से असफल रहेंगे, क्योंकि थक चुके थे, लड़ते लड़ते लगातार युद्धों पे युद्ध वो कर रहे थे। उम्र का भी एक पड़ाव आ चुका था, क्योंकि 1550 में जन्मे थे और 1610-12 तक युद्ध करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, हेडिंग डाल देते हैं बंगाल की सूबेदारी। ठीक है, बंगाल की सूबेदारी। ठीक है, बंगाल की सूबेदारी मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। बंगाल की सूबेदारी 3 बार मिली, है ना। कितनी बार मिली? 3 बार मिली। पहली कब मिली? पहली सूबेदारी
इन डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ बस। पहली सूबेदारी मिली 1594 से 1598 तक रही, ठीक है। दूसरी सूबेदारी जो मिली वो मिली 1500 सॉरी 1601 से 1605 तक रही, अकबर की मृत्यु तक, है ना। और तीसरी सूबेदारी वो दी थी जहांगीर ने, और वो दी थी 1605-6 में, ठीक है। और इसी समय समाप्त हो गई। मतलब इसमें ये असफल रहे, ज़्यादा सफल नहीं हो पाए, तो फिर इसकी जो सूबेदारी थी वो छीन ली और मान सिंह को दक्षिण भारत में भेज दिया मलिक अंबर के विरुद्ध। मलिक अंबर को पराजित करना था, लेकिन वहाँ भी मलिक अंबर से भी ये हारे 1610 में, और फिर 1614 में जाके एलिचपुर में इनका देहावसान हो जाता है मान सिंह कछवाहा का, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी। अब हम इसको यहाँ पे पढ़ते हैं, प्रथम सूबेदारी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ प्रथम सूबेदारी, ठीक है। प्रथम सूबेदारी, ठीक है। तो प्रथम सूबेदारी में होता क्या है, ये जाते हैं मानसिंह कछवाहा और रोहतास को अपनी राजधानी बनाते हैं, है ना। और उसमें एक किला बनवाते हैं जिसका नाम रोहतासगढ़ रखा जाता है। इससे पहले राजधानी इनकी टांडा हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? टांडा हुआ करती थी। एक साल भर रोहतासगढ़ को राजधानी रखा। फिर 1595 में इन्होंने अपनी फिर राजधानी बदली। रोहतासगढ़ के स्थान पर राजमहल को राजधानी बनाया, राजमहल को, और उसका नाम अकबरपुर रखा, है ना। उसका नाम क्या रखा? अकबरपुरी रखा था, सॉरी, उसका नाम अकबरपुरी रखा था। इस प्रकार से इन्होंने अपनी राजधानी बदली, और यहाँ रहते हुए ही इन्होंने जो बंगाल में जो विद्रोह हो रहे थे लगातार, उनको शांत किया। मैं आपको बताऊं, जयसोर के शासक थे, जयसोर एक स्थान था वहाँ का ना, जयसोर के शासक थे महाराजा आदित्य प्रताप सिंह। उनको इन्होंने पराजित किया, और यहाँ जो विद्रोह हो रहे थे बंगाल में, उनको यहाँ पे पूर्ण रूप से शांत किया, है ना। जयसोर के शासक आदित्य प्रताप सिंह को पराजित किया, और जो विद्रोह था बंगाल का उसको शांत किया। और कहते हैं कि यहाँ से एक मूर्ति भी लेके आए थे, और उसको जयपुर में स्थापित करवाया था, जिसको हम शिला देवी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये था प्रथम सूबेदारी के रूप में मानसिंह कछवाहा का काम, है ना, जिसके बारे में हमने यहाँ पे जानकारी ली। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो क्या बात हुई, यहाँ पे मैं सन भी लिख देता हूँ, 1594 से 1598, है ना, प्रथम सूबेदारी। तो यहाँ पे लिखते हैं, मानसिंह ने इस समय रोहतास को टांडा के स्थान पर, मैं सीधा लिखता हूँ, टांडा के स्थान पर पूछते हैं इस प्रकार से ना, टांडा के स्थान पर रोहतास को अपनी राजधानी बनाया, रोहतास को अपनी राजधानी बनाया तथा यहाँ एक दुर्ग बनाकर उसे रोहतासगढ़ नाम दिया। उसे एक रोहतासगढ़ नाम दिया, ठीक है। सॉरी, साल भर तक ये राजधानी रहने वाली है। इसके बाद राजधानी बनाएंगे राजमहल को, जिसका नाम रखेंगे अकबरपुरी, ठीक है। 1595 में, आगे बात लिखूंगा मैं, 1595 ईस्वी में मानसिंह ने
1595 में मानसिंह ने राजमहल को राजमहल राजमहल को राजधानी बनाया राजमहल को राजधानी बनाया तथा तथा उसका नाम अकबरपुरी रखा तथा उसका नाम अकबरपुरी रखा। ठीक है, तो इस प्रकार की बात थी। राजधानी को लेकर इसने पहले एक उचित स्थान, मतलब किसी भी विद्रोह को शांत करने के लिए पहले खुद का सिक्योर होना जरूरी रहता है, तो उस हिसाब से ये लोग अपनी राजधानी पहले सेट करते थे कि आखिर हमारा खुद का बचाव पक्ष क्या रहेगा इसमें, है ना। तो इस प्रकार से खुद का बचाव पक्ष देखा इन्होंने। और जयसोर के शासक जो महाराजा आदित्य प्रताप सिंह थे उनको पराजित किया और उनसे शिला देवी की मूर्ति भी ये छीन कर लाए। आमेर में उनका मंदिर भी बनाया। ठीक है, तो ये बात हम लिखेंगे। इसके बाद जो है अकबर इनसे बड़ा ही खुश हुआ और इन्होंने कई सारे विशेष अधिकार मानसिंह कछवाहा को दिए थे। उन विशेष अधिकारों की मैं बात करूंगा, पहले मैं यहाँ पे इस बात को लिख देता हूँ। ठीक है, सॉरी, मानसिंह ने जयसोर शासक आदित्य प्रताप सिंह को पराजित किया वे आदित्य प्रताप सिंह को पराजित किया। वे शिला देवी की मूर्ति शिला देवी की मूर्ति यहाँ से लेकर शिला देवी की मूर्ति यहाँ से आमेर लेकर आया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ भी जब सफल हुआ तो अकबर ने मानसिंह को कई विशेषाधिकार दिए। जैसे अकबर की अनुपस्थिति में राजधानी में जो संपूर्ण प्रशासनिक कार्यभार था वो मानसिंह कछवाहा के अधीन कर दिया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, मतलब शासक के बाद दूसरा सबसे बड़ा सबसे पावरफुल व्यक्ति था वो मानसिंह कछवाहा को नियुक्त कर दिया, पहली बात। दूसरी, अकबर ने अपने पोते या जहांगीर के पुत्र खुसरो का शिक्षक भी मानसिंह को नियुक्त किया, संरक्षक भी मानसिंह को नियुक्त किया। ये बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा उक्त सफलता के कारण अकबर ने मानसिंह को निम्न विशेषाधिकार दिए। ठीक है, क्या क्या विशेषाधिकार दिए? सॉरी, पहला मैं यहाँ पे लिखूं अकबर की अनुपस्थिति में राजधानी में प्रशासन का संपूर्ण कार्यभार, प्रशासन की संपूर्ण जिम्मेदारी मानसिंह को सौंपी। आपको पता होगा कहाँ, तो हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित होने पर
मान सिंह को राजधानी के इर्द गिर्द भी नहीं भटकने दिया और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में नियुक्त कर दिया था। लेकिन एक बंदा कितना मेहनत करता है, कितनी मशक्कत करता है, अपने 3-3 पुत्रों को खोता है, उम्र की बिल्कुल इस पड़ाव पे आ जाता है, आप सोचिए 50 साल से ज़्यादा तो ये सेवा करता है मुगलों की, है ना। तो 60 साल का व्यक्ति भी मान के चलिए कि इस प्रकार से लड़ रहा है, और अभी भी कितनी भूख है उसके अंदर प्रसिद्धि की लालसा की, कि वो लगातार काम कर रहा है ना। तो इसको फिर राजधानी में ले आए, बताओ, है ना। जिसको राजधानी से बहुत दूर रखा, उसी को राजधानी का प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी मिल गई। कहाँ तक पहुँच गया था, कितनी बड़ी बात थी। दूसरी बात, जहांगीर के पुत्र, जहांगीर के पुत्र खुसरो, ये खुसरो आपको पता होगा जहांगीर की जो पत्नी थी मानीबाई, जो कि भगवंत सिंह की पुत्री थी, मान सिंह की बहन थी, है ना। मान सिंह की बहन थी मानीबाई, जिसका विवाह जहांगीर के साथ हुआ था और उसके गर्भ से उत्पन्न हुआ था खुसरो, है ना। तो उसी का, खुसरो का यानी कि अपनी बहन का पुत्र था ये। तो खुसरो इसका मान सिंह का क्या लगा, भांजा लगा, है ना। तो अपने भांजे का संरक्षक नियुक्त किया था ना, जहांगीर के पुत्र खुसरो का संरक्षक नियुक्त किया, संरक्षक नियुक्त किया, संरक्षक नियुक्त किया। आपको पता होगा जब अकबर की मृत्यु हुई तो उत्तराधिकारी के मामले में मान सिंह ने जहांगीर का समर्थन न करके खुसरो का समर्थन किया था। इस कारण से जहांगीर मान सिंह से नाराज था और इसी वजह से जहांगीर ने मान सिंह को वापस राजधानी से दूर बंगाल भेजा, जहाँ पे ये बंगाल की तीसरी बार सूबेदारी दी। जहांगीर की तरफ से पहली थी और मान सिंह की तीसरी थी, लेकिन वहाँ पे असफल होता है तो फिर राजधानी से दूर दक्षिण भारत भेज दिया जाता है खान ए जहाँ के सहयोगी के रूप में, और मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा जाता है मलिक अंबर को पराजित करने। लेकिन मलिक अंबर इनको पराजित कर देता है 1610 में, है ना। और फिर 1614 में इनकी मान सिंह की मृत्यु हो जाती है। वो सारी बात हम लिखेंगे। पहले इसमें एक बात मैं लिख देता हूँ कि मान सिंह ने नोट डाल के लिख सकते हो आप, नोट, मान सिंह चलो पहले हम अकबर की मृत्यु वाली बात लिखते हैं, फिर हम जो है आगे ये वाली बात लिखेंगे, है ना। आगे लिखेंगे थोड़ा अच्छा रहेगा। तो ये था अकबर की मान सिंह की प्रथम सूबेदारी की जो संपूर्ण घटनाएं थी, और ये सारी बात हो गई, ठीक है। अब मैं इसको मिटा के और इसकी दूसरी सूबेदारी हम लिखेंगे। दूसरी सूबेदारी में ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं यहीं लिख देता हूँ, चलो ठीक है। मान सिंह दूसरी सूबेदारी, ठीक है, दूसरी सूबेदारी में तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, बस अकबर की मृत्यु हो जाती है और ज़्यादा कुछ है नहीं। मान सिंह की जो दूसरी सूबेदारी रही वो 1601 से और 1605 तक रही, ठीक है, 5 तक रही। इसमें बस अकबर की मृत्यु हो जाती है। हम यही कहेंगे 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, मान सिंह ने, इसी में लिख देते हैं, मान सिंह ने उत्तराधिकारी के रूप में जहांगीर के स्थान पर खुसरो का समर्थन किया था, खुसरो का समर्थन किया था, ठीक है। तो ये बात हो गई, दूसरी सूबेदारी पूरी हो गई, ठीक है। इसी वजह से जहांगीर नाराज था, है ना। और अब जहांगीर के काल में सूबेदारी मिलेगी बंगाल की, ठीक है। तो अब हम इसको मिटाते हैं और हम बात करते हैं तीसरी सूबेदारी की, जो बंगाल की तीसरी सूबेदारी मिलने वाली है।
जहांगीर के काल में। ठीक है, आपने इसको उतार लिया होगा। ठीक है, नहीं उतारा तो उतार लीजिए आप, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, आपको पूरी कहानी विद्यार्थियों अच्छे से समझ में आ रही होगी। मैं पूरा एकदम तथ्यात्मक चीजें आपको नहीं दे रहा हूँ कि रट्टू चीजें हों, पूरी रटने वाली हों। पूरे तथ्य आते भी हैं तो उसको एक कहानी फॉर्मेट में मैं सेट करके और एक गजब तरीके से आप तक भेज रहा हूँ। ठीक है, तो आइए अब मैं हेडिंग डालता हूँ, तीसरी सूबेदारी, है ना, जहांगीर के शासन काल में, है ना, जहांगीर के शासन काल में, जहांगीर के शासन काल में पहली सूबेदारी व मानसिंह की बंगाल में तीसरी सूबेदारी, बंगाल में तीसरी सूबेदारी। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछें घुमा फिरा के, आप तो बस अलर्ट रहें। ठीक है, तो 1605 में ये सूबेदार बनाया और इस बार ये असफल रहे थे। बस मैं लिखता हूं यहाँ पे, 1605-6 में जहांगीर ने मानसिंह को बंगाल का सूबेदार बनाया, बंगाल का सूबेदार बनाया, बंगाल का सूबेदार बनाया, मगर इस बार मानसिंह असफल रहे, इस बार मानसिंह असफल रहे। ठीक है, मगर इस बार मानसिंह असफल रहे तो इनको वापस बुला लिया और दक्षिण भारत भेज दिया गया। ठीक है, खान ए जहां के सहयोगी के रूप में। ठीक है, अगली बात हम लिखेंगे, बंगाल में असफल होने पर, बंगाल में असफल होने पर जहांगीर ने मानसिंह को दक्षिण भारत भेज दिया, दक्षिण भारत के अभियान पर भेज दिया, के अभियान पर भेजा, है ना, दक्षिण भारत के अभियान पर भेजा। खाने जहां को ऑलरेडी भेज रखा था, खाने जहां के सहयोगी के रूप में इनको भेजा था और मलिक अंबर के विरुद्ध इनको अभियान करना था, लेकिन मलिक अंबर इनको पराजित कर देता है 1610 में। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा यह दक्षिण अभियान मलिक अंबर के विरुद्ध था, मलिक अंबर के विरुद्ध था, मलिक अंबर के विरुद्ध था। मानसिंह को खान ए जहां, ये नाम ध्यान रखना, खान ए जहां के सहयोगी के रूप में भेजा था, के सहयोगी के रूप में भेजा था। ठीक है, मानसिंह के सहयोगी के रूप में भेजा था। ठीक है, तो लेकिन 1610 में जो है पराजित होते हैं मानसिंह कछवाहा से, ये दोनों, मलिक अंबर से मानसिंह कछवाहा। ठीक है, मगर 1610 ईस्वी में मलिक
अंबर मानसिंह को पराजित करता है, मानसिंह को पराजित करता है, पराजित करता है। ठीक है, इस प्रकार से पराजित करता है और बुरहानपुर के इलिचपुर नामक स्थान पर 1614 ईस्वी में मानसिंह कछवाहा की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये बात मैं लिख देता हूं, सॉरी, 1614 ईस्वी में बुरहानपुर एक बड़ा शहर है, उसमें एक छोटी जगह है इलिचपुर। बुरहानपुर के इलिचपुर में मानसिंह कछवाहा की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मानसिंह कछवाहा की मृत्यु के संबंध में आपको सॉरी, एक तो ये स्थान याद रखना है और एक ये सन याद रखनी है और ये स्थान भी याद रखना है। बुरहानपुर भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इलिचपुर को विशेष रूप से ध्यान रखना। इलिचपुर ऑप्शन में नहीं होगा तो बुरहानपुर होगा। ठीक है, दोनों ही याद रखने हैं। तो ये था हमारे मानसिंह कछवाहा का ऐतिहासिक काल। ठीक है, मानसिंह कछवाहा के कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां भी रही हैं, कुछ स्थापत्य कला में योगदान भी रहा है, जिसको पढ़ना भी लाजिमी बनता है। हम उसको भी पढ़ लेते हैं लगे हाथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग मानसिंह कछवाहा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल दें। वैसे तो ये आर्ट एंड कल्चर का भाग है, लेकिन मैं आर्ट एंड कल्चर की कुछ बातें आपको बताता आया हूँ, ये इसके बारे में भी बताऊंगा। मानसिंह कछवाहा की सांस्कृतिक उपलब्धि सॉरी, सांस्कृतिक उपलब्धि। ठीक है, सांस्कृतिक उपलब्धियों में देखो, मानसिंह कछवाहा ने कई काम किए थे, जैसे सॉरी, एक तो इसने जयपुर में पंचमहला महल बनवाया था अकबर के लिए, है ना, पंचमहला महल बनवाया अकबर के लिए। इसके अलावा इसने बिहार में एक मानपुर नाम का शहर बसाया, बंगाल में अकबरपुर बसाया, जयपुर में जयगढ़ दुर्ग की नींव डाली तोपखाने के रूप में, और जयपुर के जो अधिकांश भवन हैं, स्मारक हैं, वो मानसिंह के द्वारा ही बनवाए गए लगते हैं। जब मानसिंह की पत्नी थी कनकावती, उसने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जयपुर आमेर में और जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था, है ना। तो ये कुछ प्रमुख स्थापत्य थे जो हमको याद रखने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, यहाँ पे लिखते हैं आमेर के अधिकांश महल मानसिंह ने ही बनवाए, मानसिंह ने ही बनवाए। ठीक है, सॉरी, इसमें मैं लिखना चाहूँ तो बैराठ में बनवाया था इसने, बैराठ में अकबर के लिए पंचमहला महल बनवाया, पंचमहला महल बनवाया। ठीक है, पंचमहला महल बनवाया। मानसिंह की पत्नी, मानसिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में बनवाया।
आमेर में बनवाया, आमेर में बनवाया। ठीक है, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में बनवाया था। सॉरी। कहा यह जाता है कि इस मंदिर में जो मूर्ति लगी है वो श्री कृष्ण की लगी है, जो कि काले पत्थर की है। और कहते हैं कि मीराबाई जिस मूर्ति की पूजा करती थी वो कृष्ण की मूर्ति इसी मंदिर में लगी हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस मंदिर में, इस मंदिर में काले पत्थर की कृष्ण की प्रतिमा है, कृष्ण की प्रतिमा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मूर्ति की पूजा, इस मूर्ति की ही पूजा मीरा करती थी, मीराबाई करती थी। ठीक है, मीराबाई जिस मूर्ति की पूजा करती थी वो मूर्ति इसी मंदिर में लगी हुई है, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर। जगत शिरोमणि क्यों? क्योंकि मान सिंह का पुत्र था जगत सिंह, है ना, उसकी याद में इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो सॉरी, इसके अलावा और भी कुछ थे, जैसे जयगढ़ दुर्ग की नींव रखी मान सिंह ने, है ना। मान सिंह ने तोप खाने के रूप में, है ना, तोप खाने के रूप में, तोप खाने के रूप में मान सिंह ने तोप खाने के रूप में जयगढ़ दुर्ग की नींव रखी, जयगढ़ दुर्ग की नींव रखी, है ना, जयगढ़ दुर्ग की नींव रखी। ठीक है, इसके अलावा इसने जो है बंगाल में तो अकबरपुर व बिहार में मानपुर शहर बसाए थे, है ना। अकबरपुर बंगाल में, अकबरपुर बंगाल में व मानपुर बिहार में बसाया था, बिहार में बसाया था। ठीक है, ये बात हो गई। स्थापत्य में इतना ही है। कुछ इनके दरबारी विद्वान हैं वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दरबारी विद्वानों को पढ़ना भी जरूरी है। आप इसको उतारे, मैं इसको मिटा के और दरबारी विद्वानों को लिखता हूँ, फिर आज की क्लास को हम यहीं पूरा करेंगे। ठीक है, तो मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा जहाँ पे अपना काम हो सके। दरबारी विद्वानों में पुंडरीक विट्ठल हैं, जिसने कई अच्छी रचनाएं की थी, संगीत के ऊपर रचनाएं की थी, जैसे रागमाला है और राग चंद्रोदय है ना, नर्तन निर्णय है, दूनी प्रकाश है। इस प्रकार की रचनाएं जो हैं यहाँ पे की थी, है ना, राग चंद्रोदय, रागमाला, राग मंजरी, है ना, दूनी प्रकाश, नर्तन निर्णय, ऐसे ग्रंथ लिखे पुंडरीक विट्ठल ने। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मान सिंह के दरबारी विद्वान, है ना, मान सिंह, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना, मान सिंह के दरबारी विद्वान। यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। एक सवाल आप मान के चलिए कि दो तीन विद्वानों के नाम देंगे या रचनाओं के नाम देंगे और पूछेंगे कि किस किस काल में ये रचनाएं रची गई, या फलां दरबारी, फलां शासक का दरबारी कौन सा विद्वान था, या किस विद्वान को किसका संरक्षण प्राप्त हुआ। इस प्रकार से सवाल बनेगा। ये किन प्रकार विद्वान के ऊपर सवाल बनेगा बस। ठीक है, तो इसमें मैं लिखूंगा एक नाम पुंडरीक विट्ठल, है ना, पुंडरीक विट्ठल। ठीक है, पुंडरीक विट्ठल, इसने रचनाएं जो की, पुंडरीक विट्ठल की रचनाओं को मैं यहाँ पे लिखूं तो सॉरी, पुंडरीक विट्ठल ने एक तो लिखा रागमाला, रागमाला, एक लिखा राग चंद्रोदय, राग चंद्रोदय, एक लिखा
राग मंजरी, राग मंजरी। एक लिखा नर्तन निर्णय, नर्तन निर्णय। और एक लिखा दूनी प्रकाश, दूनी प्रकाश। ठीक है, तो ये 5 ग्रंथ आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं पुंडरीक विट्ठल के संबंध में। इंपॉर्टेंट है ये पुंडरीक विट्ठल। ठीक है, दूसरा नाम मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जो है, इसको पूरा ही मिटा देता हूँ। दूसरा नाम हम यहाँ पे लिखेंगे सॉरी, राय मुरारी दास का नाम लिखेंगे, जिसने मानसिंह चरित्र लिखा था, राय मुरारी दास ने। ठीक है, दूसरा नाम है राय मुरारी दास, मुरारी दास, राय मुरारी दास। राय मुरारी दास ने जो है मानसिंह चरित्र लिखा है ना। क्या लिखा? मानसिंह चरित्र लिखा था, मानसिंह चरित्र लिखा था। देखो, इसके समय में दादू दयाल जी ने वाणी की रचना की, दादू दयाल री वाणी, लेकिन वो उनके दरबारी नहीं थे, है ना। इनके काल में जरूर लिखे गए थे, लेकिन दरबारी नहीं थे। ठीक है, इसके अलावा दलपत राय नाम का एक और विद्वान था, जिसने दलपत राय ने पवन पश्चिम और पत्र प्रशस्ति नामक से रचना की थी। पत्र प्रशस्ति, है ना। दलपत राय ने, एक शासक मिलते हैं हमको, तीसरे नंबर सॉरी विद्वान मिलते हैं, दलपत राय। ठीक है, दलपत राय। दलपत राय ने क्या लिखा? दलपत राय ने लिखा पत्र प्रशस्ति लिखा, एक तो पत्र प्रशस्ति, और एक लिखा था पवन पश्चिम, है ना, पवन पश्चिम। एक लिखा पवन पश्चिम लिखा। ठीक है, इसके अलावा मैं एक नाम और लिखना चाहूँगा यहाँ पे, जगन्नाथ का नाम और लिखना चाहूँगा। जगन्नाथ, जिसने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली लिखा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मानसिंह कीर्ति मुक्तावली सॉरी, जगन्नाथ ने क्या लिखा? मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की थी, है ना। मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की थी। ठीक है, तो ये विद्वान आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान था जो मानसिंह के दरबार में नहीं था, है ना। तो 3 यहाँ से दे देंगे, एक उठा के कोई और डाल देगा, जैसे पुंडरीक रत्नाकर डाल देगा। पुंडरीक रत्नाकर जयसिंह द्वितीय के दरबार में था, है ना। तो पुंडरीक विट्ठल था इसके दरबार में। पुंडरीक रत्नाकर, पुंडरीक विट्ठल में हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो अच्छे से ध्यान रखना इन चीज़ों को। तो मोस्ट लगा दिया मैंने, और ये रचनाओं को और इनको अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, तो अब ये मानसिंह कछवाहा हमारे यहाँ पे पूरे होते हैं। अगली क्लास में हम आगे का इतिहास पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।